पहले बेसिक पहली वर्किंग की बात करूं, चेंजेस इन नेट एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी, तो इसमें हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स एट एक्विजिशन पीरियड पे कैलकुलेट करते हैं और एट रिपोर्टिंग डेट पे कैलकुलेट करते हैं। और फिर एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आया होता है, इस इंक्रीज या डिक्रीज को हम पेरेंट और एनसीआई की शेयर होल्डिंग में बाइफरकेट कर देते हैं। पेरेंट का जो भी इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट एसेट्स में हिस्सा बनता है, ये आपके ग्रुप रिजर्व्स में चला जाता है। एनसीआई का जो भी सब्सिडरी के नेट एसेट्स की चेंज में हिस्सा बनता है, ये आपका एनसीआई की वर्किंग में चला जाता है। सवाल ये क्रिएट होता है कि जो नेट एसेट्स हम एट एक्विजिशन और नेट एसेट एट रिपोर्टिंग रिकॉर्ड करेंगे, ये किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? तो सर इसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के सारे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। सब्सिडरी के सारे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाएगा। देखिए, बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारी लायबिलिटीज सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड होंगी। तो जो एसेट और लायबिलिटी सब्सिडरी की बैलेंस शीट पे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है, वो तो आपके पास सब्सिडरी के इक्विटी के बराबर ही होंगे। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाऊं, तो इक्विटी इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि इक्विटी इज इक्वल्स टू नेट एसेट्स। तो जब हम सब्सिडरी के शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स का नंबर लेंगे एट एक्विजिशन, तो ये हमने सब्सिडरी के नेट एसेट्स उठा लिए जो कि सब्सिडरी की बुक्स में रिकॉर्डेड है। अब हो सकता है कि सब्सिडरी की बुक्स में कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज रिकॉर्डेड ना हो सकता है कि सब्सिडरी की बुक्स में कुछ एसेट्स ऐसी कैरिंग वैल्यू पे आ रही हो जो कि फेयर वैल्यू डेट की एक्विजिशन डेट से डिफरेंट हो। तो यहां पर हमें कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगी, यहां पर हमें कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल के सब्सिडरी के पास कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई इन्वेंट्री, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, कोई लायबिलिटीज आ रही है जो कि फेयर वैल्यू पे नहीं आ रही, कैरिंग वैल्यू पे आ रही है, तो आप इसकी जो भी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं अपने नेट एसेट एट एक्विजिशन में अकाउंट फॉर करेंगे। हो सकता है कि सब्सिडरी के पास कुछ एसेट्स या लायबिलिटीज रिकॉग्नाइज्ड ही ना हो, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इंटेंजिबल, यानी कि इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो अगर सब्सिडरी के पास कोई इंटेंजिबल एग्जिस्ट करता है लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है, कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तो सर इस इंटेंजिबल को भी, इस कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी हम एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। फिर नेट एसेट्स आपने एट एक्विजिशन कैलकुलेट कर लिए, सब्सिडरी के रिकॉर्डेड नेट एसेट्स उठाए, उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स अकाउंट फॉर की, और जो एसेट सब्सिडरी के पास रिकॉर्डेड नहीं था, जो लायबिलिटी सब्सिडरी के पास रिकॉर्डेड नहीं थे, उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट आ गई। रिपोर्टिंग डेट पे, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे, जिस डेट पे आप बैलेंस शीट बना रहे हो, उस डेट पे अगेन सब्सिडरी की कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स का नंबर एज इट इज ले लेंगे। दिस रिप्रेजेंट्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स इन द सब्सिडरी फाइनेंशियल्स। दिस रिप्रेजेंट्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स जो कि सब्सिडरी की किताबों में रिकॉर्डेड है। अब जो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हमने किए हैं ना, उन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली हमें या तो डेप्रिशिएट करना होगा, अमोर्टाइज करना होगा, या अकॉर्डिंगली कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी होगी। इसी तरीके से अगर कोई इंटेंजिबल एसेट, कोई कंटीजेंट लायबिलिटी हमने एक्विजिशन डेट पे रिकॉर्ड किया है, तो इसे भी हम अमोर्टाइज या इसे भी हम रीमेजर कर रहे होंगे। इन एसेट्स और लायबिलिटीज को किस तरह से मेजर या रीमेजर किया जाता है, उसके हवाले से हमारे पास पूरी एक सेपरेट प्रेजेंटेशन आ रही है, जिसमें मैं इंडिविजुअल एसेट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्विजिशन डेट पे और रिपोर्टिंग डेट पे इंडिविजुअल एसेट्स को कैसे कैसे मेजर किया जाता है। सर हमने नेट एसेट्स और एक्विजिशन कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, एक एडजस्टमेंट यहाँ पे पास पेपर में देखने को मिली है कि एट टाइम्स आपको सवाल में कहता है कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया, और पेरेंट का प्लान ये है कि वो सब्सिडरी को एक्वायर करने के बाद रिस्ट्रक्चर कर रही होगी, सब्सिडरी की कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को खत्म कर रही होगी, सब्सिडरी के कुछ एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर रही होगी, सब्सिडरी के कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को रिलोकेट कर रही होगी। तो अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करते वक्त ये इरादा करती है कि वो सब्सिडरी के बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेगी, एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करेगी, तो ये ऐसी ऑब्लिगेशंस हैं जो पेरेंट एंटिसिपेट कर रहा है, ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पेरेंट एंटिसिपेट कर रहा है। लेकिन एक्विजिशन डेट पे ये कोई लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस नहीं है। एक्विजिशन डेट पे ये कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो अगर आपको सवाल में घुमाने के लिए कहता है कि भाई हमने एक सब्सिडी को एक्वायर किया और हमारा इरादा है कि हम इस सब्सिडी के बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करेंगे या एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर देंगे, और इस प्रोसेस में हमारी फला कॉस्ट लगेगी,
आप उस एडजस्टमेंट को सिंपली इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर पेरेंट का कोई प्लान है सब्सिडी को रिस्ट्रक्चर करने का या एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने का, तो ये सब्सिडी की लायबिलिटी, ये सब्सिडी की ऑब्लिगेशन एट द एक्विजिशन डेट नहीं है। सब्सिक्वेंटली भले करना करे, सब्सिक्वेंटली एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस आउट करेंगे, लेकिन एक्विजिशन डेट पे ये सब्सिडी की लायबिलिटीज नहीं है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है, द कॉस्ट दैट द पेरेंट एक्सपेक्ट but is not obliged to incur in future to execute its plan to exit an activity of the subsidiary or to terminate or relocate the subsidiary employee do not qualify as liabilities at acquisition date. अगर पेरेंट ने सब्सिडी को एक्वायर करते वक्त ये इरादा किया है तो ये इरादा है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, आगे जाके आप इरादे को बिल्कुल एग्जीक्यूट करें, शौक से एग्जीक्यूट करें, जो एक्सपेंस आएगा वो एक्सपेंस आउट कर दें, लेकिन एक्विजिशन डेट पे इन चीजों से पर्टेनिंग कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? सर इसके बाद हम आते हैं गुडविल की वर्किंग पे। अब कंसोलिडेशन की प्रोसेस के अंदर गुडविल और एनसीआई को रिकॉर्ड करने की दो मेथड्स हैं। या तो हमारी कंसोलिडेशन में गुडविल फुल गुडविल मेथड के तहत होगा। अगर फुल गुडविल मेथड है तो इसका मतलब है कि हम एनसीआई को, इसका मतलब है कि हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। और या तो गुडविल